हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 जो आपका हिंदी है। हिंदी का 9वां चैप्टर जिसका नाम क्या है, परगीत और समाज। क्या परगीत और समाज। इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के हम लोग जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको सॉल्यूशन करेंगे। उसके साथ लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और उसके साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इसका फ्री में PDF नोट्स लेना चाहते हैं, क्या आप इसका फ्री में PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ गया है, वहाँ से आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आज के क्लास में देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो दिया गया है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। क्या एग्ज़ाम में पूछा गया था 2014 में कि नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है। क्या नामवर सिंह के द्वारा जो लिखा गया परगीत और क्या, परगीत और समाज क्या है, आलोचना है या निबंध है या एकांकी है या आत्मकथा है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी कि परगीत और समाज जो क्या है एक निबंध है। क्या एक निबंध है और निबंध में भी एक आलोचनात्मक निबंध है। क्या एक आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारे पास जो कि 2022 में पूछा गया था बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के द्वारा। क्या है क्वेश्चन कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक जो थे नामवर सिंह थे। कौन थे, नामवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नामवर सिंह। ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या था, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रबंध काव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रबंध काव्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पे चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। तो चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, तो चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे लंबी कविता जो लिखे हैं ने गजानन माधव मुक्ति बोध ही लिखे हैं। क्या गजानन माधव मुक्ति बोध ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न और प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो पांचवा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2022 में ही पूछा गया था कि 20वीं सदी में परगीतात्मकता का दूसरा उन्मेषण कैसे हुआ। तो देखिए 20वीं सदी में ने परगीतात्मकता का दूसरा उन्मेषण जो हुआ है रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए जो कि 2024 में पूछा जा चुका है, इसी बार पूछा गया था कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जनयुग पत्रिका के जो संपादक थे नामवर सिंह जी थे। कौन थे, नामवर सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा गया था। क्या 2018 में पूछा गया था कि नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं। क्या बताना है आपको कि नामवर सिंह जो है किन कविताओं को या कैसी कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा इस तरह से लिखेंगे कि समाज की चिंता करने वाली कविता को आलोचक नामवर सिंह श्रेष्ठ मानते हैं। क्या है कि समाज को, क्या समाज की चिंता करने वाली जो कविताएं होती है उन्हें आलोचक नामवर सिंह क्या है श्रेष्ठ मानते हैं। आलोचक वैयक्तिकता पूरित और आत्मपरकता से अपलंबी लिरिक और गीत का श्रेष्ठ मानते हैं। क्या गीत को श्रेष्ठ मानते हैं। क्या गीत को श्रेष्ठ मानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखना है कि आलोचक के अनुसार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों का आख्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो आलोचक नामवर सिंह है उनके अनुसार क्या है कि काव्य में जीवन के अनेक परिस्थितियों का आख्यान होना चाहिए। आत्मपरक गीत, नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के दृश्य हो, अर्थात को
प्रतिध्वनित करते हो, क्या अर्थात को प्रतिध्वनित करती हो, इसे आलोचक श्रेष्ठ मानता है। क्या इसे आलोचक श्रेष्ठ मानता है। थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे कि इन प्रगीतों में जीवन, जगत और प्रकृति के रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं। क्या करके होता है कि इस तरह के जो प्रगीत रहते हैं ना, उनमें जीवन, जगत और प्रकृति के रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं। नामवर सिंह उन गीतों को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें जनमानस को बदल कर क्रांतिकारी भूमिका निभाने क्या क्रांतिकारी भूमिका, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग निभाने की शक्ति होती है। क्या क्रांतिकारी भूमिका निभाने की जिसमें शक्ति होती है। नामवर सिंह राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्ष के गीतों को भी श्रेष्ठ मानते हैं। क्या करते हैं नामवर सिंह, राष्ट्रीय मुक्ति के गीतों को भी श्रेष्ठ मानते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2016 में पूछा गया था और 2025 के लिए इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि प्रगीतात्मकता का अर्थ आलोचकों की दृष्टि में क्या है। क्या प्रगीतात्मकता का जो अर्थ है आलोचकों की दृष्टि में क्या है, तो इसी को लिखना है। तो आलोचकों के मुताबिक प्रगीतात्मकता का मतलब एकांत संगीत या अकेले कंठ की पुकार है। क्या है, अकेले कंठ की पुकार है। आलोचकों का मानना है कि प्रगीत वैसा काव्य है जिसमें व्यक्ति का एकाकीपन झलके, वह समाज से कटा हुआ हो। क्या वह समाज से कटा हुआ हो। उसके बाद लिखना है प्रगीतात्मकता की यह धारणा इतनी मजबूत हो गई है कि आज भी प्रायः उसी तरह की कविताओं को प्रगीत माना जाता है। क्या माना था, उसी तरह की कविताओं को प्रगीत माना जाता है। बस इतना लिखना है और इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपको 2 में से 2 अंक एग्जामिनर के द्वारा जरूर दिया जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है कि प्रगीत क्या है। क्या प्रगीत क्या है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रगीत क्या है, इसी के बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा कि प्रगीत एक तरह का काव्य है। क्या है कि प्रगीत जो है न एक तरह का काव्य है जिसमें कवि की आत्मपरकता और वैयक्तिकता की भावना प्रबल होती है। क्या होती है, कवि की आत्मपरकता और व्यक्तित्व की भावना प्रबल होती है। प्रगीत के बारे में कुछ और बातें, क्या प्रगीत के बारे में कुछ और बातें क्या है, तो सबसे पहला बात यहाँ पे प्रगीत के बारे में क्या है, तो प्रगीत छोटी होती है। क्या होती है कि प्रगीत जो होती है ना छोटी होती है। उसके बाद दूसरा क्या है कि प्रगीत में कवि की मनोभावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। क्या है कि प्रगीत जो भी होता है उसमें कवि की जो मनोभावना होता है उसी को व्यक्त किया जाता है। उसके बाद लिखना है कि प्रगीत में कवि प्रबंध के वर्णनात्मक और चित्रणात्मक व्यवधानों को क्रम करके अनुभूति के स्पर्श से रसाभिव्यक्ति करता है। क्या रसाभिव्यक्ति करता है। उसके बाद आगे यहाँ से लिखना है कि प्रगीत में सहानुभूति की प्रवृत्ति प्रमुख होती है। मतलब जो भी प्रगीत होता है उसमें सहानुभूति की जो प्रवृत्ति होती है वही प्रमुख होती है। क्या वही प्रमुख होती है। और प्रगीत में क्षण विशेष की आत्मप्रता की भावना की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट लिख देना है कि प्रगीत जो है लिरिक काव्य की एक विधा है। क्या है कि प्रगीत जो है ना लिरिक काव्य की एक विधा है। इतना आपको लिख देना है और आपको पूरा में से पूरा अंक जरूर दिया जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर के जितना भी प्रश्न था तमाम प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं और आपको लगता है कि ये जो चैनल है हमारी तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें हेल्प करता है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।